दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों एनसीईआरटी ऑब्जेक्टिव श्रृंखला के अंतर्गत इस वीडियो में प्रस्तुत है 7वीं कक्षा के एनसीईआरटी हमारा पर्यावरण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का व्याख्यात्मक हल। इसमें हम 7वीं कक्षा के एनसीईआरटी हमारा पर्यावरण के अध्याय 4 वायु और अध्याय 5 जल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं के भारत और विश्व के भूगोल खंड के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। 7वीं कक्षा के एनसीईआरटी हमारा पर्यावरण के अध्याय 4 और अध्याय 5 से संबंधित महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न। पहला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि वायुमंडल में सबसे अधिक नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। कथन 2 है कि जब हम सांस लेते हैं तब ऑक्सीजन के साथ फेफड़ों में कुछ नाइट्रोजन ले जाते हैं। और तीसरा कथन है कि पौधे अपने जीवन के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता को सीधे वायुमंडल से पूरा करते हैं। तो इसमें आपको बताना है कि कौन से कथन आपके सत्य हैं। तो देखिए, पहला कथन है कि वायुमंडल में सबसे अधिक नाइट्रोजन गैस पाई जाती है, बिल्कुल सही है। सबसे अधिक नाइट्रोजन गैस वायु में पाई जाती है, सही है। दूसरा है कि जब हम सांस लेते हैं तब ऑक्सीजन के साथ फेफड़ों में कुछ नाइट्रोजन ले जाते हैं, ये भी आपका सही है। दोस्तों, जब हम सांस लेते हैं तो फेफड़ों में कुछ नाइट्रोजन भी ले जाते हैं, फिर उसे बाहर निकाल देते हैं। ये दोनों कथन सही हैं। तीसरा कथन ये है कि पौधे अपने जीवन के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता को सीधे वायुमंडल से पूरा करते हैं। ये आपका सही नहीं है, क्योंकि पौधों को अपने जीवन के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है, जिसे वे सीधे वायु से नहीं लेते। मृदा तथा कुछ पौधों की जड़ों में रहने वाले जीवाणु वायु से नाइट्रोजन लेकर इसका स्वरूप बदल देते हैं, जिससे कि पौधे इनका प्रयोग कर सकें। तो इसमें केवल 1 और 2 कथन आपका सही है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, वायुमंडल में पाई जाने वाली गैसों का प्रतिशत के आधार पर सही अवरोही क्रम यानी अधिक से कम की ओर क्रम क्या है। तो बहुत आसानी से आप इस प्रश्न का उत्तर बता सकते हैं। वायुमंडल अनेक गैसों का मिश्रण होता है और इसमें नाइट्रोजन सर्वाधिक मात्रा में 78%, ऑक्सीजन 21%, आर्गन 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% और अन्य सभी गैसें 0.04% तथा वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा 0 से 4% होती है। तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन और कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा सही अवरोही क्रम वायुमंडल में पाई जाने वाली गैसों का प्रतिशतता के आधार पर। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, मौसम से संबंधित सभी घटनाएं जैसे कोहरा और ओलावर्षण वायुमंडल की किस परत में घटित होती हैं, आपको बताना है। ऑप्शन है क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल या फिर बहिर्मंडल। तो सही उत्तर है क्षोभ मंडल। दोस्तों, क्षोभ मंडल वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत है। इसकी औसत ऊंचाई सतह से लगभग 13 किलोमीटर है और मौसम से संबंधित लगभग सभी घटनाएं जैसे वाष्पीकरण, संघनन, वर्षण, कोहरा, बादल, ओस, पाला, हिमवर्षा, ओलावृष्टि, जल वर्षा, बादलों की गरज, तड़ित झंझा, चक्रवात, इसी में सभी ये मौसमी घटनाएं घटित होती हैं। तो याद रखिएगा, मौसम से संबंधित सभी घटनाएं वर्षा, कोहरा, ओलावर्षण ये वायुमंडल के क्षोभ मंडल परत में घटित होती हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, समताप मंडल से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं, आपको बताना है। पहला कथन ये है कि क्षोभ मंडल के ऊपर का जो भाग है वो समताप मंडल कहलाता है, बिल्कुल सही है। ये परत बादलों और मौसम संबंधी घटनाओं से लगभग मुक्त होता है, बिल्कुल सही है। और ओजोन की परत समताप मंडल में स्थित होती है। तो समताप मंडल से संबंधित ये जो कथन है इनमें से तीनों ही कथन आपके सही हैं। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगर आप इस प्रश्न की व्याख्या देखेंगे तो समताप मंडल से संबंधित किए गए जो कथन है कि समताप मंडल धरातल से लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। ये परत
बादलों और मौसम संबंधी घटनाओं से लगभग मुक्त होता है। तो समताप मंडल दोस्तों आप जान लीजिए क्षोभ मंडल से ऊपर की परत होती है और ये बादल और मौसम संबंधी घटनाओं से मुक्त होती है। इसकी परिस्थितियां जो हैं वो जहाज़ उड़ाने के लिए आदर्श होती हैं। इस मंडल की महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि इसमें ओजोन गैस की परत होती है और ये परत सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अंतरिक्ष से आने वाले उल्कापिंड वायुमंडल में किस परत में प्रवेश करते ही जलने लगते हैं, आपको बताना है। ऑप्शन है आपके क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल या फिर बहिर्मंडल। तो सही उत्तर है मध्य मंडल। दोस्तों मध्यमंडल वायुमंडल की तीसरी परत है और ये समताप मंडल के ठीक ऊपर होती है। ये लगभग 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली है और अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्कापिंड इस परत में आने पर जल जाते हैं। तो याद रखिएगा अंतरिक्ष से आने वाले उल्कापिंड वायुमंडल के मध्यमंडल में जलने लगते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न संख्या 6 है। आयन मंडल और समताप मंडल से संबंधित दो कथन दिए गए हैं। इनमें से आपको बताना है कि कौन से कथन सही हैं। पहला कथन है कि आयन मंडल में आयनों अर्थात विद्युत आवेशित कणों की प्रधानता है, इसलिए आयन मंडल रेडियो तरंगों को पृथ्वी पर परावर्तित करके संचार व्यवस्था को संभव बनाता है। दूसरा है कि समताप मंडल में अत्यधिक ओजोन गैस वाली निचली परत को ओजोन मंडल की संज्ञा दी जाती है, जो 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई तक विस्तृत है। तो सही कथन इसमें से कौन है? तो उत्तर है 1 और 2 दोनों, यानी ऑप्शन सी आपका सही कथन हो जाएगा। और आप जान लीजिए दोस्तों वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत को बहिर्मंडल कहा जाता है। ये वायु की पतली परत होती है और हल्की गैसें जैसे हीलियम और हाइड्रोजन वहीं से अंतरिक्ष में तैरती हैं। आयन मंडल में विद्युत आवेशित कणों की प्रधानता होती है, ये सही है, और ये संचार व्यवस्था को इसी परत से संभव बनाया जाता है। और समताप मंडल में जो ओजोन गैस है उसकी निचली परत में पाई जाती है, जिसको कि ओजोन मंडल कहते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं। दो कथन आपको दिए गए हैं। पहला कथन है कि सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है इसे आतपन या सूर्यातप या इंसोलेशन कहते हैं, बिल्कुल सही है। दूसरा कथन है कि सूर्यातप की मात्रा पृथ्वी पर हर जगह एक समान रहती है, तो ये आपका सही कथन नहीं है। केवल कथन एक आपका सही है कि सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है उसे सूर्यातप कहते हैं, लेकिन सूर्यातप की मात्रा हर जगह पृथ्वी पर समान नहीं होती है। और आप जान लीजिए सूर्यातप की मात्रा पृथ्वी पर हर जगह एक समान नहीं रहती है। आतपन यानी सूर्यातप की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटती है, इसलिए तापमान भी उसी प्रकार घटता जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर 4 कथन आपको दिए गए हैं, इनको ध्यानपूर्वक पढ़ना है और बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही हैं। तो बहुत ध्यान से इनको पढ़िएगा। पहला कथन है कि वायुदाब का क्षैतिज वितरण किसी स्थान पर उपस्थित वायु के ताप के द्वारा प्रभावित होता है, ये बिल्कुल सही है। दूसरा कथन है कि निम्न दाब क्षेत्र बादल युक्त आकाश और नम मौसम के साथ जुड़ा होता है, बिल्कुल सही है। उच्च वायुदाब क्षेत्र बादल मुक्त स्वच्छ आकाश के साथ जुड़ा होता है, ये भी सही है। और वायु सदैव उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर गमन करती है, इसे पवन कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों ये चारों ही कथन आपके सही हैं। कौन सा? ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। इस प्रश्न की व्याख्या देखें दोस्तों, पृथ्वी की सतह पर वायु के द्वारा लगाया गया दाब वायुदाब कहलाता है और समुद्र स्तर पर वायुदाब सर्वाधिक होता है। ऊंचाई पर जाने पर यह घटता है। वायुदाब का क्षैतिज वितरण किसी स्थान पर उपस्थित वायु के ताप के द्वारा प्रभावित होता है और अधिक तापमान वाले क्षेत्र में वायु गर्म होकर ऊपर उठती है। ये निम्न दाब का क्षेत्र बनाती है और निम्न दाब बादल युक्त आकाश और नम मौसम के साथ जुड़ा होता है। कम तापमान वाले क्षेत्रों की वायु ठंडी और भारी होती है। भारी वायु निमज्जित होकर यानी ये उच्च दाब क्षेत्र बनाती है। उच्च दाब के कारण अस्पष्ट और स्वच्छ आकाश होता है और वायु हमेशा उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर गमन करती है और वायु की इस गति को पवन कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए यहाँ पर 3 कथन आपके दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है कि कौन सा युग्म सुमेलित है।
तो देखिए, वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलने वाली पवन अस्थानी पवन, ये सही नहीं है। दूसरा है कि विभिन्न ऋतुओं में अपनी दिशा बदलने वाली पवन मौसमी पवन, बिल्कुल सही है। तीसरा है किसी छोटे क्षेत्र में वर्ष या दिन के किसी विशेष समय में चलने वाली पवन, ये अस्थानी पवन, ये भी आपका सही नहीं है। केवल और केवल दो आपका सही है। दोस्तों, अस्थाई पवनें वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती हैं, तो ये आपका अस्थाई पवन हो जाएगा, न कि अस्थानी पवन। देखिए, वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलने वाली पवन को अस्थाई पवन कहते हैं, और अस्थानी पवन जो किसी छोटे क्षेत्र में दोस्तों वर्ष या दिन के किसी विशेष समय में चलती हैं, जैसे लू भारत के उत्तरी क्षेत्र में गर्म और शुष्क अस्थानी पवन है, तो ये अस्थाई नहीं बल्कि लोकल विंड इसे कहते हैं, जो किसी छोटे क्षेत्र में वर्ष या दिन के किसी विशेष समय में चलती है। तो केवल और केवल कथन दो आपका सही है। और दोस्तों, किसी पवन का नाम उसके आने की दिशा के आधार पर निर्धारित होता है, जैसे पश्चिम से आने वाली पवन को पश्चिमी या पछुआ पवन कहते हैं। तो वायु के बाद आइए जल अध्याय से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप देख सकते हैं निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया जल चक्र में शामिल है? वाष्पीकरण, संघनन और वर्षण। तो आप जानते हैं कि ये सभी प्रक्रियाएं वाटर साइकिल या जल चक्र में शामिल हैं। दोस्तों, सूर्य का ताप जब होता है तो उसके कारण जो जल है वाष्पित हो जाता है, ठंडा होने पर जल वाष्प बनता है और संघनित होकर वो बादलों का रूप ले लेता है। यहाँ से वर्षा हिम अथवा सहिम वृष्टि के रूप में धरती या समुद्र पर नीचे गिरता है। तो जिस प्रक्रम में जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता रहता है और महासागरों, वायुमंडल और धरती के बीच चक्कर लगाता है, उसे जल चक्र या हाइड्रोसाइकिल कहते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसका सागरी जल की लवणता में सर्वाधिक योगदान है? सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड या कैल्शियम सल्फेट? तो सही उत्तर है सोडियम क्लोराइड, जिसको साधारण नमक NaCl कहते हैं। दोस्तों, महासागरों और समुद्रों का जो जल होता है लवणीय यानी खारा होता है, इसमें अधिकांश सोडियम क्लोराइड या खाने वाला नमक होता है। लवणता की माप 1000 ग्राम जल में मौजूद नमक की मात्रा से करते हैं और लवणता को ग्राम प्रति हजार के रूप में दर्शाया जाता है। महासागरों की औसत लवणता 35 ग्राम प्रति 1000 ग्राम होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, महासागर में ज्वार भाटा की उत्पत्ति के प्रमुख कारण कौन से हैं? ऑप्शन देखिए, सूर्य का गुरुत्वाकर्षण, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल, सूर्य और चंद्रमा दोनों के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, या इनमें से कोई नहीं? तो सही उत्तर है सूर्य और चंद्रमा के दोनों के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। दोस्तों, सूर्य और चंद्रमा के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी की सतह पर ज्वार भाटा आते हैं, और ज्वार भाटा की उत्पत्ति में पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल और अपकेंद्री बल का भी प्रभाव होता है। जब महासागर का जल सर्वाधिक ऊंचाई तक उठकर तट के बड़े हिस्से को डुबो देता है तो उसे ज्वार कहते हैं, और जब जल अपने निम्नतम स्तर पर आ जाता है और तट से पीछे चला जाता है तो उसे भाटा कहते हैं। एक दिन में सामान्यतः 2 बार नियम से ज्वार और भाटा आते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, बृहद ज्वार आने की सही स्थिति क्या है? तो बहुत ही आसान सा ये प्रश्न है दोस्तों। बृहद ज्वार तब आता है जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक सीध में होते हैं, तो गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव अधिक होता है। जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक सीध में होते हैं तो उस समय सबसे ऊंचे ज्वार आते हैं। इस ज्वार को बृहद ज्वार या स्प्रिंग टाइड्स कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, बृहद ज्वार किन दिनों में आते हैं? पूर्णिमा, अमावस्या, पूर्णिमा और अमावस्या दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो सही उत्तर है पूर्णिमा और अमावस्या के दिनों में सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक सीध में होते हैं, तो ऐसे समय में ही बृहद ज्वार की उत्पत्ति होती है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। यहाँ पर 2 कथन दिए गए हैं, इसमें आपको बताना है, कथन को पढ़ना है ध्यान से और बताना है कि कौन से कथन सही हैं। पहला कथन है कि जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीध में न होकर समकोण पर होते हैं तब चंद्रमा और सूर्य का आकर्षण बल एक दूसरे के विपरीत कार्य करता है। ऐसी स्थिति में निम्न ज्वार की उत्पत्ति होती है और इसमें ज्वार की ऊंचाई सामान्य ज्वार से कम होती है। बिल्कुल सही है।
दूसरा है लघु ज्वार की उत्पत्ति कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष के सप्तमी या अष्टमी की होती है, तो ये भी सही है। तो सही उत्तर 1 और 2 दोनों कथन आपके सही हो जाएंगे। दोस्तों जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीध में न होकर समकोण पर होते हैं तब चंद्रमा और सूर्य का आकर्षण बल एक दूसरे के विपरीत कार्य करता है। ऐसी स्थिति में निम्न ज्वार बनता है और लघु ज्वार की उत्पत्ति कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष के सप्तमी या अष्टमी तिथि को होती है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से लाभ उच्च ज्वार से संबंधित होते हैं। तो यहाँ पर देखिए उच्च ज्वार नौ संचालन में सहायक होता है, सही है। उच्च ज्वार मछली पकड़ने में मदद करते हैं क्योंकि उच्च ज्वार के दौरान अधिक संख्या में मछलियाँ तट के निकट आ जाती हैं, बिल्कुल सही है। तीसरा है कि ज्वारीय तरंगों के द्वारा जल विद्युत उत्पादित की जाती है। तो ये तीनों ही कथन उच्च ज्वार के संबंध में सही हैं। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों देखिए महासागरीय धाराओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, यानी गलत कथन की पहचान करना है। गर्म महासागरीय धाराएं भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती हैं और ध्रुवों की ओर प्रवाहित होती हैं, बिल्कुल सही है। ठंडी धाराएं ध्रुवों या उच्च अक्षांशों से उष्ण कटिबंध या निम्न अक्षांशों की ओर प्रवाहित होती हैं, बिल्कुल सही है। लेब्रोडोर महासागरीय धारा उष्ण जल धारा है, तो ये आपका सही नहीं है क्योंकि लेब्रोडोर धारा जो है दोस्तों ये शीत धारा है, गल्फ स्ट्रीम जल धारा है होती है। और महासागरीय धाराएं आसपास के क्षेत्र के तापमान को भी प्रभावित करती हैं, तो बिल्कुल सही है। तो इसमें आपको बताना था कि महासागरीय धाराओं के संदर्भ में असत्य या गलत कथन कौन है, तो ऑप्शन सी है। लेब्रोडोर महासागरीय धारा उष्ण जल धारा नहीं बल्कि ठंडी जल धारा है। गल्फ स्ट्रीम गर्म जल धारा है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा महासागरीय क्षेत्र विश्व भर में सर्वोत्तम मत्स्यन क्षेत्र यानी मछली पकड़ने का क्षेत्र माना जाता है। ऑप्शन है वह क्षेत्र जहां शीत जल धाराएं बहती हैं, वो क्षेत्र जहां गर्म जल धाराएं बहती हैं, वह क्षेत्र जहां गर्म और शीत जल धाराएं मिलती हैं, और समुद्र का वह क्षेत्र जो विषुवत रेखा के आसपास है। तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों महासागरीय क्षेत्र विश्व भर में सर्वोत्तम मत्स्यन क्षेत्र वो माना जाता है जहां गर्म और ठंडी जलधाराएं मिलती हैं। दोस्तों सागर या महासागर के जिस स्थान पर गर्म और ठंडी जलधाराएं मिलती हैं उन स्थानों पर विश्व भर में सर्वोत्तम मत्स्यन क्षेत्र वो माने जाते हैं। जापान के आसपास उत्तर अमेरिका के पूर्वी तट इसके कुछ उदाहरण हैं जहां पर गर्म और ठंडी जलधाराएं मिलती हैं, वहां कोहरे वाला मौसम बनता है और इसके फलस्वरूप नौ संचलन में बाधा उत्पन्न होती है। लेकिन ये क्षेत्र जहां पर ठंडी और गर्म जलधाराएं मिलती हैं ये सर्वाधिक या सबसे अच्छे मछली पकड़ने के जो है क्षेत्र होते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों सुनामी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। चीनी, फ्रेंच, जर्मन या जापानी भाषा। तो सही उत्तर है जापानी भाषा। दोस्तों सुनामी जापानी भाषा का शब्द है, इसका अर्थ होता है पोताश्रय तरंगे, क्योंकि सुनामी आने पर पोताश्रय नष्ट हो जाते हैं। 26 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर में सुनामी के कारण अत्यधिक विनाश हुआ था, जिसके परिणामस्वरूप हिंद महासागर के कुछ द्वीप पूर्णतः डूब गए थे। दोस्तों भारतीय सीमा का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में था, ये पूरी तरह से डूब गया। पहले से भूकंप का अनुमान लगाना संभव नहीं है, फिर भी बड़ी सुनामी के संकेत 3 घंटे पहले मिल सकते हैं। वर्तमान में प्रशांत और हिंद महासागर में प्राथमिक चेतावनी की ऐसी प्रणालियाँ विकसित की गई हैं जिससे कि सुनामी के बारे में लोगों को पहले से सूचना दी जा सके और उन्हें इसके खतरों से आगाह किया जा सके। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। NCERT ऑब्जेक्टिव श्रृंखला के अंतर्गत 7वीं कक्षा के भूगोल हमारा पर्यावरण के अध्याय 4 और 5 से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का व्याख्यात्मक हल। इसमें हमने ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के माध्यम से उन महत्वपूर्ण प्रश्नों और अवधारणाओं को समझने का प्रयास किया है जो आपके परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। तो आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।